10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 में होने वाले बोर्ड के पेपर करने वाले हैं हम धुरंधर प्रहार। तो देखो भाई, केमिस्ट्री का सेट 6 तक का क्वेश्चन हम तुम लोग को हल करा चुके हैं। आज लेकर आ गए हैं आखिरिया सेट नंबर 7। तुमको पता ही होगा कि हर सब्जेक्ट में 7 सेट बनते हैं पेपर के, और 7 सेट का बहुविकल्पी केमिस्ट्री वाला हम बता चुके हैं, बताने वाले हैं। ये बता देंगे तो खेला हो जाएगा। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है भाई? तुम लोग को पता ही होगा, क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O, है कि नहीं? ये तो जरूर तुम लोग को याद होगा, है ना? ये याद होगा, इसका अनुभार भी तुम लोग को याद होगा। तो जहां भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो भाई, पहला ही ऑप्शन है। बहुत से बच्चे दूसरा ऑप्शन बम मार देंगे, पता है कैसे? ये होता है जिप्सम का सूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता इसी से है। यही गलत फहमी में कुछ लोग इसको मार देंगे, मतलब ऐसे देखेंगे क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे पहला सही है कि दूसरा सही है ना? आते अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है? पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। तो देखो, पीएच मान 8.5 अगर किसी विलयन का पीएच मान दिया है 8.5, तो वो विलयन कौन सा होगा भाई? तुमको पता होगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है ना? इस पर देखो भाई, हर सेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, और उससे पिछले साल भी। यही लिए ये बात तो आसान भी है, याद भी होगा बहुत लोगों को। इसके ऊपर जो अगर 7 से ज़्यादा मान है, पीएच का 7 से ज़्यादा मान है, तो वो होता है क्षारीय। वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। अगर 7 से कम किसी पीएच का मान है तो वो विलयन होगा अम्लीय। यहाँ पे क्या दिया है भाई? 7 से ज़्यादा मान दिया है कि 7 से कम दिया है? पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय ऑप्शन कहाँ है भाई? पहला ऑप्शन है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? ये देखो, एक ये दिया है कार्बनिक कंपाउंड जिसका तुमसे IUPAC नाम पूछा हुआ है। तो आओ बताए, IUPAC नाम तुम लोग को सीखा ही होगे भाई पढ़ना, ठीक है? तो हम बताते हैं ये कैसे होगा। देखो, इसका मेन चेन ढूंढना है। मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला वही होगा जिसमें क्रियात्मक समूह होगा। तो देखो, यही क्रियात्मक समूह है, मतलब ये वाला मेरा होगा मुख्य श्रृंखला, और जो बचेगा वो मेरा बन जाएगा पूर्वलग्न, है ना? तो पूर्वलग्न ये हो गया भाई मिथाइल। अच्छा, गिनेंगे किधर से? जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। 1 2 3 कार्बन के लिए हमारा लगता है प्रोप, और सबसे पहले नाम हम पूर्वलग्न का लिखते हैं। तो पूर्वलग्न है मेरा मिथाइल, तो ये होगा 2। दूसरे नंबर पे मिथाइल कितने नंबर पे है भाई? दूसरे नंबर पे। तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। और क्या होगा? प्रोप। और एल्डिहाइड का होता है अल ना, प्रोपेनल। 2 मेथाइल प्रोपेनल कहीं है ऑप्शन में? यह है भाई 2 मेथिल प्रोपेनल। यहाँ पे देखो क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अच्छा, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई। प्रोपेनल एल्डिहाइड है क्योंकि CHO। अगर OH होता तो ये अल्कोहल वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, क्योंकि यहाँ पे CHO इसका होता है अनुलग्न अल। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई? बातम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व है। किस तत्व का मतलब पूछ रहा है कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा तत्व होगा भाई? तो देखो, तुमको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ज्यादातर यही होगा, 10 में तो इतना ही होगा। देखो क्या होगा, अगर बाह्यतम किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैक्सिमम टाइम क्या होगा? धातु होगा। ठीक है? अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा भाई? अधातु होगा। ठीक है? अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा भाई? वो होता है वो निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस बोला जाता है उसको। लेकिन यहाँ पे तुमको बस दुइये बात जानना है। क्या बात जानना है भाई? क्या कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? अधातु होगा। अगर 1 से 3 के बीच में है तो वो क्या होगा? धातु होगा। तो भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा मेरा? यही निष्क्रिय गैस के बारे में बता रहे थे भाई। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो निष्क्रिय गैस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो क्या होगा मेरा? अधातु। अधातु ऑप्शन ये है। और कैसे होता है और एग्जाम्पल भी तुमको बता देते हैं। देखो, ये बताओ, ये कौन सा क्या है? ये Na क्या है? सोडियम। सोडियम क्या होता है भाई? धातु होता है, पता ही है तुम लोग को। और इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? आओ बांट के देखते हैं। 2 8 1। देखो, बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब ये धातु है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम ले लिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। 2 8 2। ये देखो, मैग्नीशियम धातु है और उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल्युमिनियम लेके देख लेते हैं भाई। एल्यूमिनियम में होता है 13। ये क्या होगा? 2 8 3। देखो, बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। ये क्या है मेरा? धातु है। धातुओं के बाह्यतम कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातुओं में 5 से लेकर 7 तक। और इसका भी एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि सल्फर।
सल्फर मेरा होता है अधातु और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। बांट देते हैं इसको भी, 2 8 2 8 10 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 6। तो देखो बायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया 6। एक और एग्जांपल बता देते भाई, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो ये कितना आएगा 2 8 10 हो गया, बचा 7 इलेक्ट्रॉन, तो बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो जिसके ये देखो तुमको पता होगा कि क्लोरीन अधातु है, सल्फर भी अधातु है, इसके बायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 7। ये वाला ये नोट करके भाई ये वाला बात लिख लो, कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया तो सस्ते में निपटा दोगे। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। इससे पहले इस टॉपिक पर एक और क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे क्या पूछा था भाई, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा था। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट है तो कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है, नाइट्रेट पहले भी बताए थे NO3 -1 होता है। ये -1 इसके पास आएगा, ये 2 इसके पास जाएगा, मतलब कैल्शियम का 1 में गुणा करेंगे तो कैल्शियम ही होगा, NO3 का 2 में गुणा करेंगे तो NO3 का ट्वाइस बन जाएगा। जहाँ कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो, 1 नंबर पाओ भाई, CaNO3 का ट्वाइस। ये आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तुम लोग को पता होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध होता है, वहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर सिंगल आबंध हुआ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना। तो आओ खोजते हैं कि किस कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल आबंध है। पहला में क्या है भाई, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मान लो, ये 1 2 कार्बन बना दिए, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिए। अच्छा बताओ कार्बन को कितना, उसको उसका अष्टक पूरा होने के लिए चार वो बंद बनाएगा। 1 आबंध यहाँ बनाया है, 1 आबंध यहाँ, तो ये देखो 3 आबंध यहाँ बनेगा। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, 3 आबंध हो गया, तो ये क्या हो गया असंतृप्त हाइड्रो। पहला ही ऑप्शन सही है भाई। चारों को बना के दिखाते हैं। CH4 क्या होगा, ये होता है, इनके बीच में देखो क्या है, सिंगल आबंध है हर जगह ना। C2H इसका क्या होगा भाई, 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और 3 हाइड्रोजन इधर, देखो 6 हाइड्रोजन ऐसे बढ़ गया। इसका देखो C3H का, ये 3 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन ऐसे हो गया। हर जगह देखो सिंगल आबंध है सिवाय इसके। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, पहला वाला ही होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट। एंटीमनी है, देखो 4 ऑप्शन दिया है और इसमें पूछ रहा है एंटीमनी क्या होगा। एंटीमनी भाई उपधातु होता है। क्या होता है एंटीमनी, उपधातु। एंटीमनी Sb होता है। देखो 3 उपधातु के नाम बताएंगे, वो तीनों एकदम याद कर लेना, अगर पेपर में आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा। पहला तो एंटीमनी जिसको Sb से बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्सेनिक जिसको As से बोलते हैं, और तीसरा होगा जर्मेनियम। 3 उपधातु के नाम लिखे हैं भाई। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, इसका नाम है एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, और इसका नाम है आर्सेनिक, और इसका नाम है जर्मेनियम। भाई ये तीनों उपधातु ऐसे हैं, मतलब यही 3 उपधातु ज़्यादातर कक्षा 10 में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को एकदम याद रखना। अभी बता ही दिया एंटीमनी क्या है भाई, उपधातु। जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो टिक करो, उपधातु ऑप्शन नंबर 3। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अभी देखो, अच्छा ये पहले इसके बारे में तुमको बता दें कि देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन बताए थे वो सब 2024 का सेट 7 का क्वेश्चन था, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है 2023 का सेट 1 का क्वेश्चन है ना। अभी देखो 2024 के सेट 7 वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। यहाँ पर देखो क्या पूछ दिया, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। सेम क्वेश्चन पूछा है, बस कैल्शियम और लेड को चेंज किया हुआ है। यहाँ पर भी वही होगा, कैल्शियम में +2 होता था, यहाँ पर लेड में +2 होता है। वहाँ पर क्या था, NO3 में -1 था, और यहाँ पर भी वही NO3 में -1। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, PbNO3 का ट्वाइस। सेम ही आंसर होगा, बस कैल्शियम की जगह लेड आ गया है। जहाँ कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई टिक करो, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अभी पिछला क्वेश्चन ही हम यही लगा कर आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2024 का वो सवाल था, लेकिन ये सवाल क्या कब का है भाई, 2023 का है। तो जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिख रहा हो भाई डबल आबंध वाला, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल आबंध वाला, टिक करो और 1 नंबर पाओ। वही क्वेश्चन था, वही ऑप्शन भी है। देखो ऑप्शन में कोई चेंजिंग, हाँ चेंज हुआ है। वहाँ पे C2H2 था, वहाँ पे C2H2 था, लेकिन यहाँ पर देखो C2H4 आ गया है ना। वहाँ पे ट्रिपल आबंध था, यहाँ पे देखो लेकिन डबल आबंध, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं भाई, C2H4 वाला। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है,
प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल अभी पिछले क्वेश्चन में मतलब अभी जो क्वेश्चन बताए थे ऊपर वाला, प्रोपेनल में वहाँ पे क्या था, प्रोपेनल था ना, लेकिन उसका IUPAC नाम लिखना था। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, तो भाई 4 क्रियात्मक समूह के नाम बता रहे हैं, एकदम उसको याद रख लेना। क्या क्या, पहला OH, इसका होता है अल्कोहल, लास्ट में इसके लगता है ऑल। दूसरा CHO, ये है एल्डिहाइड, लास्ट में लगता है अल। इन दोनों में एक ही अंतर है, आ की मात्रा इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। और ये तो ऑल कहीं कहीं देखोगे नहीं भी लगा रहेगा क्वेश्चन में, इसीलिए हम बता रहे हैं। और तीसरा क्या है भाई, CO, जिसका नाम है कीटोन, लास्ट में इसके रहता है ओन। क्या होगा, लास्ट में ओन लगा रहेगा। और चौथा है COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लास्ट में रहता है ओइक अम्ल। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये चारों को नोट करके एकदम लिख लो। इन्हीं चारों में से हमेशा क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर यही चच्चा को पूछा जाता है। ये बहुत झकास वाले आइटम है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी CHO दिख रहा है टिक करो भाई। देखो क्या पूछा है, प्रोपेनल, लास्ट में अल आ रहा है कि नहीं, तो CHO वाला कहाँ है ऑप्शन भाई, CHO देखो यही। और वही चारों देखो ऑप्शन में भी दिया है जो अभी हम बताए हैं ना। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल मतलब यही COOH वाला एसिटिक होता है। यहाँ पर भी देखो कुछ बताने वाली बातें हैं, इसीलिए बता रहे हैं। देखो एसिटिक अम्ल क्या होता है, साधारण नाम है, किसका, इसका होता है। देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल, अच्छा बहुत से बच्चे तो यही टिक कर देंगे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, अरे एसिटिक अम्ल सेम से मैच कर रहा है, ये टिक कर देंगे और गलत कर देंगे। एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई, CH3COOH। देखो इसमें क्या है, COOH है ना, कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, तो मेथ एथ आ जाएगा। एथेनोइक, ओइक में लगा दो, एथेनोइक अम्ल। जहाँ कहीं भी ये ऑप्शन दिख रहा है भाई टिक करो, एथेनोइक अम्ल कहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो तुमको एसिटिक अम्ल से क्वेश्चन से हमको एक कुछ बातें याद आ गई जो तुमको बता रहे हैं, एकदम नोट करके ये भी लिख लेना। 3 ऐसे साधारण नाम हैं जो कि देकर तुमको उसका IUPAC नाम पूछेगा। कौन कौन से साधारण नाम भाई, पहला देखो पूछ देगा तुमसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसका जो IUPAC नाम क्या होगा भाई, इसका पहले सूत्र होता है SCHO, तो 1 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, मेथेनल। इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा मेथेनल। और दूसरा होता है भाई एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसका क्या होता है भाई, CH3CH2OH। या तो ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे C2H5OH, इन दोनों में से कोई भी नाम लिख देगा। तो इसका क्या IUPAC नाम होगा भाई, एथिल अल्कोहल का क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉल। क्या हो जाएगा भाई, 2 कार्बन के लिए एथेन होता है, लास्ट में ऑल लगा देंगे तो एथेनॉल, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई, यही है जो तुमको पूछा हुआ है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। अब मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देखो सादा सादा लिखा होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब लिखा रहता तो बच्चा पकड़ भी सकता था। अब सूत्र के हिसाब से दिया है, कुछ भी अंदाजे टिक करके सब आ जाएंगे। लेकिन देखो MCl2 दिया है ना, मतलब कि तुमको बता रहे हैं, देखो MCl2 जैसे अभी कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम नाइट्रेट वाले में बताए थे, वही तरह यहाँ पर भी ट्रिक लगाएंगे। देखो Cl के ऊपर होता है -1 भाई ना, तो ये -1 यहाँ पे 2 आया है, मतलब कि M के पास +2 रहा होगा, तभी ना। देखो M के पास +2 रहा होगा और इसके पास Cl के पास -1 रहा होगा, ये -1 इसको दिया होगा तब M बन गया, और 2 इसको दिया होगा तब ना MCl2 बना है। मतलब कि इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये M+2 आ जाएगा और ये Cl -1 आ जाएगा। तो अब देखो M के पास +2 है, ये हमको पता चल गया, लेकिन हमसे पूछा किसका, ऑक्साइड का सूत्र। इसी M ऑक्साइड का सूत्र, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। सोचो अगर इन दोनों का मिलन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, जब इन दोनों का मिलन कराएंगे तो यहाँ पे देखो इसका -2, M के पास आएगा 2, और बस माइनस, मतलब साइन से बहुत बच्चे घबराएंगे, ये जो साइन दिया हुआ है चिन्ह को भूल जाना, बस नंबर पे ध्यान दो। 2 इधर आएगा और M का 2 ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, MO। जहाँ कहीं भी MO दिख रहा हो टिक करो और 1 नंबर पाओ भाई। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 2023 का सेट 2 और 3 लेकर, ठीक है।